question will be, what is price elasticity of demand? Explain the different types of price elasticity of demand. Price elasticity का मीनिंग लिखने का पहले, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग मैं दो तरीके से बताऊंगा. आप सब बच्चों लास्ट पिछले 2 लेक्चर में वो मीनिंग रिपीट कर रहे हो. एक डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस वाला और एक परसेंटेज चेंज वाला मैं देता हूं, आपको सामने रखता हूं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस. इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी तो प्राइस बोलूंगा. इन सिंपल वर्ड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ रेशियो ऑफ percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in its price. दो तरीके का मीनिंग होता है, अलग अलग लाइन में लिखने का, अलग अलग लाइन में लिखने का. क्लियर? नेक्स्ट, types of price elasticity of demand. We have total 5 categories. We have total 5 types. Perfectly elastic, इधर ED is equals to infinity होगा. Perfectly inelastic, here ED will going to be is equals to 0. Unitary elastic demand, here ED will going to be equal to 1. उसके बाद relatively elastic, here ED will going to be greater than 1. Then relatively inelastic, ED will going to be less than 1. Point number 1 and 2, 3 and 4. Sorry, 4 and 5. Point number 1 and 2, 4 and 5. Confuse नहीं होने का. Point number 1, perfectly. 1 and 2, perfectly elastic, perfectly inelastic. 4 and 5, relatively elastic, relatively inelastic. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों. और बीच में जो पॉइंट है दैट इज यूनिटरी इलास्टिक है बच्चों. पॉइंट नंबर 1, perfectly elastic demand, and here ED will going to be infinity. यहां पर ED is equals to infinity होगा. नेक्स्ट, मीनिंग याद करो. व्हाट आई सेड, स्लाइट और नो चेंज इन प्राइस, हल्का सा या बिल्कुल प्राइस चेंज नहीं होता है. ब्रिंग्स इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इनफिनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. हल्का सा या बिल्कुल प्राइस चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका असर डिमांड पे इनफिनाइट डिमांड चेंज होगा. ऐसे डिमांड को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इन प्रैक्टिकल लाइफ वी कैन नॉट ऑब्जर्व एनी एग्जांपल ऑफ सच डिमांड. ये सिर्फ थियोरेटिकली देखा जाता है. तो क्या है देखो, व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इनफिनाइट चेंज इन quantity demanded of that commodity, it is called perfectly elastic demand. Then it is only theoretical concept. Practically we cannot observe. Even I can't give any examples of perfectly elastic demand. Then here ED will going to be is equals to infinity. Graphical presentation सब बच्चे ध्यान देंगे. ऑलरेडी उस दिन मैंने हैंड रिटन आपको एक्सप्लेनेशन दिया था ग्राफ बनाकर. यस सर. आज फिर से एक बार रिवाइज करता हूं, जरा ध्यान देना सब लोग अच्छे से. ठीक है. ऑन वाई एक्सिस वी यूज टू प्लॉट प्राइस. ऑन एक्स एक्सिस वी यूज टू प्लॉट क्वांटिटी डिमांडेड. जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं वैसे ही आपको नोटबुक में भी सॉल्व करना रहता है. एक इमेजिनरी प्राइस लो, दैट इज मेजरमेंट जीरो, और आई कैन से जीरो, कुछ लोग ओ भी बोलते हैं उसको. एक इमेजिनरी प्राइस लेता हूं तो वो बन गया ओपी प्राइस. एक इमेजिनरी क्वांटिटी डिमांडेड लेता हूं, अगर कोई मुझे पूछे हाउ मच इज क्वांटिटी डिमांडेड तो मैं उसको बोलूंगा ओ क्यू. हाउ मच इज प्राइस तो मैं बोलूंगा उसको ओपी इज अ प्राइस. विल इंटरसेक्ट ओपी विथ ओ क्यू. तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए. इंटरसेक्शन पॉइंट को ए नाम दूंगा. अब मैं क्या कर रहा हूं, प्राइस ओपी रहेगा. आई विल नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन प्राइस. नाउ प्राइस इज ओपी तो वो फिक्स है, ओपी ही रहेगा, ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा. बिकॉज व्हाट मीनिंग सेड, स्लाइड और जीरो चेंज इन प्राइस. सर मैं प्राइस को हटाएगा ही नहीं, ओपी है ना, ऊपर भी नहीं करेगा नीचे भी नहीं करेगा. लेकिन OQ को मैं OQ1 किया, यानी मैंने डिमांड को क्या किया, रेस किया. मैं उसको OQ1 करूं, OQ2 करूं, OQ100 करूं, बट प्राइस में कोई चेंज आने वाला नहीं है बेटा. मतलब न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट विल गोइंग टू बी Q रेज हो गया फ्रॉम OQ2 इट बिकेम OQ1, बट प्राइस विल गोइंग टू बी OP एज इट इज रहेगा. तो न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ इस ढंग से होगा बच्चों.
डिमांड कर्व विल गोइंग टू बी लुक लाइक दिस, जो आपके सामने दिख रहा है. इट्स हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पहले वाला इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, दूसरे वाला बी है, और एक डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है आपको डी डी. कोई पूछा है डिमांड कर्व कैसा है तो क्या बोलने का? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस. नेक्स्ट, ग्राफ के नीचे ये पैराग्राफ लिखने का बच्चों, ग्राफ के नीचे पैराग्राफ लिखने का. बहुत कॉमन पैराग्राफ है, बहुत कम चेंज बोलूंगा मैं, पूरे 5 पॉइंट में लिखने का. क्या है देखो, इन डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस. dd is a demand curve. The demand curve dd represents, demand curve dd क्या बता रहा है? It shows perfectly elastic demand. क्या इंडिकेट कर रहा है? Perfectly elastic demand. हर पॉइंट में ऐसे ही लिखने का, पूरे 5 पॉइंट में पैराग्राफ ऐसे ही बनाने का. सिर्फ क्या लिखने का? पॉइंट का जो हेडिंग रहेगा लास्ट में वो डालने का. परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक. बट बिलो द पैराग्राफ, सॉरी बिलो द ग्राफ, ये पैराग्राफ शुड बी देयर. क्लियर? लास्ट लेक्चर में आई थिंक मैंने बोला नहीं था आपको, तो उसको जरा नोट डाउन कर लेना बच्चों. एंड देन लास्ट पॉइंट ये होना चाहिए, डिमांड कर्व डी इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट्स इट. ये कंप्लीट हुआ आपका पॉइंट नंबर 1. अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक में आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि प्राइस को स्टैच्यू करो, डिमांड को अनलिमिटेड बढ़ाओ, तो परफेक्टली इनइलास्टिक में उल्टा, डिमांड को स्टैच्यू करो, प्राइस को कितना भी बढ़ाओ. मतलब डिमांड को बोल तू चेंज मत हो तो रुक जा, प्राइस भले कितना भी चेंज हो जाने. दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. लेट्स सी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड मीनिंग क्या बोलता है? व्हेन अ चेंज इन द प्राइस, व्हेन अ चेंज इन द प्राइस, चेंज मे बी इन एनी डायरेक्शन, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कुछ भी होने दो, हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ेगा of a commodity. It is called perfectly inelastic demand. उसको कहते हैं perfectly inelastic demand. And we have examples. याद होगा, in last lecture I have given you examples of salt and medicines. हमको salt price भले कितना भी बढ़ जाए, कितना भी कम हो जाए, will make a limited consumption of salt and medicines, even medicines also. डॉक्टर ने बोला कि these are doses which you have to consume. मैं वो डोज बढ़ा भी नहीं सकता और कम भी नहीं कर सकता, भले प्राइस कितना भी बढ़ने दे या कम होने दे, कॉन्स्टेंटली मेरे को उतना ही लेना पड़ेगा. ठीक है? एग्जाम्पल सॉल्ट, मेडिसिन एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट में मैं बोलूंगा वैल्यू ऑफ ईडी क्या होता है. यार वैल्यू ऑफ ईडी विल गोइंग टू बी 0. उधर इन्फिनिटी था, अनलिमिटेड चेंज होगा. इधर डिमांड बोलता है मैं बदलेगा नहीं. ईडी, इलास्टिसिटी, परसेंटेज, डिमांड में जो चेंज होता है वो 0. एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने. If price raises by 10%, demand does not shows any change. मतलब 0% से डिमांड चेंज होता है. तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आपने हमको क्या दिया सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिमांड 0% एंड प्राइस चेंज्ड बाय 10%. अगर मैं 0 को किससे भी डिवाइड करूं तो आंसर विल गोइंग टू बी 0. So therefore, here always ED will going to be is equals to 0 in case of perfectly inelastic demand. एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव्स में, in case of perfectly inelastic demand, ED is equals to dash. क्लिक होना चाहिए सर. पॉइंट नंबर 2, हाँ आपने बोला था inelastic मतलब डिमांड 0, ED is equals to 0, याद आना चाहिए. नेक्स्ट, ग्राफ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो. ऑन वाई एक्सिस विल प्लॉट प्राइस, on x-axis will plot quantity demanded, will measure price OP, will assume demand OQ, will it get an intersection point of OP and OQ. इतना कॉमन है, मैंने उस दिन भी आपको नोटबुक में जो हैंड रिटन सॉल्व करके बताया, देयर आल्सो आई सेड यू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, फिर एक इमेजिनरी OP लो, एक इमेजिनरी OQ लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो. इतना कॉमन है, पूरे 5 ग्राफ में इतना करना पड़ता है. वी कैन नॉट डू एनी चेंज हियर. अप टू हियर कोई चेंज नहीं करने का. अभी मीनिंग अप्लाई करो. मीनिंग क्या बोलता है? व्हेन अ चेंज इन द प्राइस, बोलता है व्हेन द चेंज इन प्राइस, इनिशियली प्राइस वाज OP, मैं प्राइस को चेंज कर दिया, बढ़ा दिया फ्रॉम OP टू OP1, हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड. वो बोलता है डिमांड बदलेगा नहीं, OQ जो दिख रहा है ना
नीचे, OQ उतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं, कम भी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो आपको डिमांड कर्व कैसा दिखाई देगा? आपको डिमांड कर्व कैसे दिखाई देगा? एकदम स्टैंडिंग पोस्ट में ना बच्चों, इसको वर्टिकल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ए था, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट बी, और जो पूरा लाइन है उसके एकदम एंड में और स्टार्टिंग में डी डी लिखने का, डी डी लिखने का। डी डी इंडिकेट्स डिमांड कर्व, डी डी इंडिकेट्स डिमांड कर्व। और ये डिमांड कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वो डिमांड कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। सेम पैराग्राफ जो मैंने पहले बोला, सेम पैराग्राफ जो मैंने पहले बोला, पढ़ के देखो। In diagram, x-axis represents quantity demanded and y-axis represents price. DD is a demand curve. The demand curve DD represents, इधर बदल देने का पॉइंट वाइज, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बराबर ग्राफ के नीचे बनाने का ही बच्चों, ये लाइन लिखने का ही। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट क्या बोला मैंने आपको? डिमांड कर्व का बिहेवियर बताओ। डिमांड कर्व बिहेव कैसे कर रहा है बच्चों? एकदम वर्टिकल है ना, वर्टिकल parallel to y-axis. It is vertical parallel to y-axis. So last point will going to be like this: demand DD curve is vertical straight line parallel to y-axis. एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई थिंक अप टू ईयर पॉइंट नंबर 2 हमने कंप्लीट किया था, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था मेरे ख्याल से। यू कैन मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। मैंने तो आपको पॉइंट वाइज बना के भी दे दिया। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग आया, पॉइंट नंबर 2 में एग्जांपल डालने का, एग्जांपल डालते हो क्या बोलने का? वो थियोरेटिकल है, सिंस देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ एग्जांपल, बट इसका एग्जांपल है सॉल्ट एंड मेडिसिन। फिर उधर पॉइंट बनाने का, ईडी इज इक्वल्स टू इनफिनिटी, इधर बनाने का ईडी इज इक्वल्स टू 0। फिर उधर ग्राफ बनाने का, इधर ग्राफ बनाने का, ग्राफ के नीचे लिखने का, वो हॉरिजॉन्टल था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल है पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट्स इट, डिस्टिंग्विश इज ओवर। क्लियर बच्चों? आया समझ में? चलो आगे। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी विल गोइंग टू बी इज इक्वल्स टू 1। अब इसका मीनिंग, अब मैं आपको एक सिंपल सा हिंट बताता हूं बच्चों। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, 3, 4, 5 तीनों का मीनिंग एक ही लाइन में रखता हूं और सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस निकालूंगा, एक वर्ड का डिफरेंस निकालूंगा। वेरी इजीली यू विल गोइंग टू डील विद द मीनिंग ऑफ पॉइंट नंबर 3, 4, 5। अब पॉइंट नंबर 3 सुनना। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलते हैं मालूम है क्या? जितने प्रपोर्शन से, प्रपोर्शन मींस परसेंटेज, जितने परसेंटेज से डिमांड चेंज होगा, एग्जैक्टली उतने ही परसेंटेज से, एग्जैक्टली उतने ही परसेंटेज से प्राइस भी चेंज होगा। तो मीनिंग कैसे बनता है देखो बच्चों। व्हेन proportional change in quantity demanded, proportional और परसेंटेज बोलो, proportional और percentage change in quantity demanded is exactly equal। जब अपने नोटबुक में आप ये लाइन लिखोगे ना, तो exactly equal को अंडरलाइन करोगे आप लोग, exactly equal को अंडरलाइन करोगे, exactly equal to the proportionate or percentage change in price of the commodity। क्या बोला मैंने? जितने प्रपोर्शन परसेंटेज से डिमांड वेरी होता है, एग्जैक्टली इक्वल परसेंटेज और प्रपोर्शन से प्राइस भी वेरी होता है। इसीलिए तो यूनिटरी बोलते हैं इसको, इसीलिए तो यूनिटरी बोलते हैं इसको। इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, देखो बच्चों। इफ प्राइस रेजेस बाय 10%, प्राइस एंड डिमांड वेरीज इनवर्सली विथ ईच अदर। सब इस बात को मानते हैं। When price will raise, demand will fall। ये तो लॉ ऑफ डिमांड का रूल है। When price raises, demand falls। But when the percentage of raise in price and fall in demand is exactly same, जितने परसेंट से प्राइस रेज हुआ, exactly उतने ही परसेंट से डिमांड फॉल हुआ। देखो 10%, 10%। What formula we have decided? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. 10 divided by 10, answer is 1। Therefore here always it will going to be considered as AD is equals to 1। अब आगे क्या लिखा है? It is rare for a commodity to have unitary elastic demand। बहुत रेयरली कभी हम लोग ऐसा एग्जांपल देख पाएंगे जिधर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मिलता। क्लियर? नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ AD will be is equals to 1। value of AD will going to be is equals to 1।
अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। अब सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, दूसरा काम मत करो। ऑन वाई एक्सिस विल प्लॉट प्राइस, on x axis will plot quantity demanded, again imaginary price OP, imaginary quantity demanded OQ, लगे दोनों का मिलन करवा दो OP और OQ का, that is an intersection point. In last 2 points what we have done, कहीं पे प्राइस को कांस्टेंट रखा तो कहीं पे डिमांड को कांस्टेंट रखा, कहीं पे प्राइस को स्टैच्यू किया तो कहीं पे डिमांड को स्टैच्यू किया, लेकिन यूनिटरी इलास्टिक में दोनों को चेंज करवाओ बट एग्जैक्टली इक्वल प्रपोर्शन से। अभी मेरा एग्जांपल क्या बोलता है, प्राइस रेसेस बाय 10%, तो मैं एग्जांपल लेता हूं, प्राइस रेसेस बाय 10%। देखो बच्चों, मैंने ओपी जो प्राइस था ओरिजिनल प्राइस, उसके ऊपर एक P1 रेज किया और प्राइस रेज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हुआ, the effect of raise in price resulted in fall in demand, but the difference of raise in price is 10% and exactly fall in price is also of 10%. जब दोनों का चेंज प्रपोर्शन इक्वल है तो जो भी नया इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा मैं उसको नाम देता हूं बी। ध्यान देना बच्चों, आपका जो ग्राफ बनता है ना उसमें डिफरेंस सेम दिखाई देना चाहिए। P1 Q1 का जो गैप है ना, Q1 P1 का जो गैप है ना वो इक्वल होना चाहिए। अब वो 10% बोलो तो कोई मेजरमेंट मत करो, नो नीड टू कीप एनी मेजरमेंट, बट अंदाजे से दोनों का गैप सेम होना चाहिए। अब मैं डिमांड कर्व बनाता हूं बच्चों, यहां पर एकदम नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा होता है ना वैसा दिख रहा है, एक नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा होता है वैसे दिख रहा है बच्चों, तो मैं इसको नाम देता हूं DD। अगर कोई पूछे सर हाउ डिमांड कर्व बिहेव्स, तो आई विल गोइंग टू से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड द लास्ट लाइन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इज इट क्लियर? चलो इसको फॉर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, हियर ईडी विल गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने एक वर्ड लिखवा के दिया था, इलास्टिक मींस मोर रेस्पॉन्स, इनइलास्टिक मींस लेस रेस्पॉन्स। वर्ड simply elastic means more response, inelastic means less response। तो मीनिंग देखो कैसे, जहां पर वो एग्जैक्टली इक्वल था ना वहां पर आपको क्या लिखना है मैं समझाता हूं, सुनना जरा। when proportion or percentage change in quantity demanded is greater than, more than change in proportion or percentage in price of that commodity। अगर मान लो प्राइस रेज होता है 10% से, प्राइस रेज होता है 10% से, डिमांड फॉल होता है 20% से, आपको प्रपोर्शन और परसेंटेज जो बताना है ना वो डिमांड में ज्यादा बताना है, डिमांड में ज्यादा बताना है कंपेयर टू प्राइस, उसको कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। तो मीनिंग देखो कैसे बनता है, when proportional or percentage change in quantity demanded is, उधर exactly equal था ना, हटाओ उसको, उधर लिखने का greater than proportionate or percentage change in price of that commodity, it is called relatively elastic demand। example luxury goods like TV, washing machine, fridge, high end watch etc। high end watch बोलो तो expensive watches हो। after examples of goods, इधर लग्जरी गुड्स होता है, इवन ऑब्जेक्टिव्स में आता है डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स आर डैश, डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स आर डैश, तो लिखने का रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ईडी ग्रेटर देन 1, प्रूव करके दिखाओ वैल्यू ऑफ ईडी ग्रेटर देन 1। सर प्राइस रेसेस बाय 10%, डिमांड फॉल्स बाय 20%। अगेन we have to apply a rule of law of demand। what law of demand says? What law of demand says? That price and demand relates inversely with each other। price raises, demand falls, price raises, demand falls, but proportion of raising price and falling demand differs
डिमांड ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहा है, डिमांड 20% फॉल हो गया, प्राइस सिर्फ 10% रेस हुआ। तो अपना फॉर्मूला क्या था बच्चों? एडीपी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड कितना बोला? 20, प्राइस कितना बोला? 10, डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2, एंड दैट आंसर 2 इज ग्रेटर देन 1। दैट आंसर 2 इज ग्रेटर देन 1। प्रूव किया ना, एडी इज ग्रेटर देन 1। ओके, अब ग्राफ में आ जाओ। ऑन वाई एक्सिस विल प्लॉट प्राइस, ऑन एक्स एक्सिस विल प्लॉट क्वांटिटी डिमांडेड। फिर से एक इमेजिनरी प्राइस होगा और एक इमेजिनरी डिमांड होगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा। इतना तो आपने कॉमन बोला था ना सर सब जगह। अब मैं मीनिंग अप्लाई करता हूं, मीनिंग ग्राफ में अप्लाई करता हूं। एग्जाम्पल अप्लाई करूंगा। इफ प्राइस रेसेस बाय 10%, P1 गैप कम रखो, P और P1 का गैप कम रखो 10%, लेकिन Q और Q1 का गैप ज्यादा रखो, बिकॉज हमको प्रूव करना है द चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। सो P P1 का गैप कम होगा, Q Q1 का गैप ज्यादा होगा। वो 10% है एंड डिमांड फॉल्ड बाई 20%। न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट बी। आ रहा है सबको समझ में बच्चों? घाई नहीं हो रहा है ना? ग्राफ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ समझ में आ गया तो पॉइंट आ गया समझ जाना। मैंने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, इलास्टिसिटी। ये टॉपिक जो ये टेक्निकल टॉपिक है, बाय हार्ट करने को नहीं जानेगा। समझ में आ गया तो खत्म, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हो गया सर, अपना आज का आज आपका कंप्लीट हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब मैं दोनों को इंटरसेक्ट करता हूं, ए एंड बी को, ए और बी को इंटरसेक्ट करूंगा तो डिमांड कर्व में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। डिमांड कर्व में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। ये डिमांड कर्व को ना बच्चों फ्लैटर बोलते हैं, फ्लैटर। ये फ्लैट है। आप पॉइंट नंबर 1 के डिमांड कर्व को इससे कंपेयर करता, एकदम हॉरिजॉन्टल था ना, परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल था ना, तो रिलेटिवली इलास्टिक थोड़ा सा क्या हो गया? फ्लैट हो गया, थोड़ा सा फ्लैट हो गया। इसलिए यहां पर डिमांड कर्व को फ्लैटर कर्व बोलते हैं। यहां पर डिमांड कर्व को फ्लैटर कर्व बोलते हैं। ग्राफ के नीचे वो पैराग्राफ देख लो, पैराग्राफ बराबर है क्या? क्लियर? और लास्ट पॉइंट, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज फ्लैटर। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं। और मैंने बोल दिया बच्चों, जब आप पॉइंट नंबर 4 लिख रहे हो ना, तो यू कैन इमेजिन रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 5, मेरे को उसका अपोजिट करने का। मतलब मैं क्या बोलेगा पैराग्राफ में, मैं क्या बोलेगा? व्हेन प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, वो ग्रेटर जो वर्ड है ना, ग्रेटर वर्ड, मैं उसको लेस देन लिख दूंगा, लेस देन लिख दूंगा। खत्म मेरा कहानी, मीनिंग रेडी। चलो देखते हैं बच्चों। Relatively inelastic demand, ED is less than 1, ED less than 1. When proportional or percentage change in quantity demanded is less than, underline कर लेना जब नोटबुक में लिखोगे तब, less than proportionate or percentage change in price of that commodity, it is called a relatively elastic demand. अब आपने उधर एग्जांपल में क्या दिया हमको? There you have said जितने भी लग्जरी और कंफर्टेबल गुड्स होते हैं ना, जितने भी लग्जरियस और कंफर्टेबल गुड्स होते हैं ना, उसके लिए आपने बोला रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो अब जितने भी नेसेसरी गुड्स होते हैं, जितने भी नेसेसरी गुड्स होते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ऐसे सब चीजों का डिमांड क्या होगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक। लिखा है देखो, जनरली डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स लाइक राइस, व्हीट, केरोसिन, ऑयल, शुगर, मिल्क एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। सही बात है ना बच्चों? राइस का जब प्राइस वेरी होता है, डिमांड ज्यादा वेरी नहीं होता है, क्योंकि हमको जरूरत है ना सर। राइस 30 रुपए किलो का 40 रुपए किलो हो गया, तो हम कंज्यूम करना थोड़ी छोड़ देंगे, थोड़ा कम करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं छोड़ेंगे। डिमांड चेंज होगा कम, प्राइस चेंज होगा ज्यादा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैंने एग्जांपल को रिवर्स कर दिया। प्राइस रेसेस बाय 20%, डिमांड फॉल्ड बाय 10%। तो फॉर्मूला सेज व्हाट?
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. 10 डिवाइडेड बाय 20 मतलब हाफ. उसको डेसिमल्स में लिखूंगा तो 0.5 एंड 0.5 इज लेस देन 1. तो यहां पर हमेशा वैल्यू ऑफ एडी विल गोइंग टू बी लेस देन 1. प्रूव करके बताने का बच्चों, एक एग्जांपल लेके प्रूव करके दिखाना. जो मैंने लिया बहुत सिंपल एग्जांपल लिया, हमेशा यही रखने का. नेक्स्ट ग्राफ. अभी ग्राफ भी इमेजिन कर सकते हो आप. वाई एक्सिस प्राइस, एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड. एक इमेजिनरी प्राइस लेते हैं ओपी, इमेजिनरी क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं ओक्यू. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए. चलो अब मीनिंग अप्लाई करते हैं. अभी मीनिंग अप्लाई करते हैं. मीनिंग क्या बोलता है? प्राइस रेसेस. पिछले वाले ग्राफ में प्राइस रेज हुआ लेकिन 10%, बहुत कम गैप रखा था. अब मैं प्राइस को रेज करता हूं लेकिन गैप ज्यादा रखता हूं. प्राइस को रेज करता हूं लेकिन गैप ज्यादा रखता हूं. डिमांड फॉल लेकिन गैप कम रखता हूं. डिमांड फॉल लेकिन गैप कम रखता हूं. एक्चुअली वो थोड़ा और अंदर आना चाहिए. इसका परसेंटेज 20 है, इसका परसेंटेज 10 है. आपको लिखना पड़ेगा, वहां पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा. प्राइस रेसेस बाय 20% वेयर डिमांड फॉल्ड बाय 10%. नाउ न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट विल गोइंग टू बी लाइक दिस. क्लियरली नजर आना चाहिए, ग्राफ देखते ही नजर आना चाहिए कि प्राइस का जो डिफरेंस है बिटवीन P1 ज्यादा होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ Q1 कम होना चाहिए. देन ओनली आई कैन एक्सप्रेस इट एज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. इंटरसेक्शन पॉइंट नया वाला भी. अब डिमांड को जरा ऑब्जर्व करना बच्चों. पहले वाला फ्लैट था, पहले वाला फ्लैट था, लेकिन ये फ्लैट नहीं है, ये स्टीपर है. स्टीपर बोलो तो वो सीढ़ी कैसे रहता है, स्टेप्स कैसे रहता है अपना, बिल्कुल वैसा दिख रहा है. इसीलिए इन केस ऑफ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, डिमांड कर्व विल गोइंग टू बी स्टीपर. स्टीपर स्टेप्स होते हैं ना, सीढ़ी होते हैं ना, वैसा है वो. ओके, अपना पैराग्राफ याद है ना, क्या लिखने का? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स quantity demanded, y axis represents price, dd is a demand curve, the demand curve dd represents relatively inelastic demand. The slope of demand curve is steeper. Clear बच्चों?